और देखो, और कोई क्वेश्चन हो जिसमें डाउटफुल हो? 10th क्वेश्चन, the number of all scalar matrices of order 3 number of all scalar matrices of order 3 with each entry -1 0 और 1। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसपे डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर होते हैं। डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर भी हो और 1 भी हो जाए तो यूनिट बन जाती है। तो स्केलर का मतलब है कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे तीनों एलिमेंट बराबर हैं और बाकी सब कुछ जीरो। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास जीरो के अलावा कोई और वैल्यू रखने के लिए, अदरवाइज ये बनेगी नहीं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आप केवल यहां पर रख सकते हो वैल्यूज को और तीनों की तीनों वैल्यू आइडेंटिकल आएंगी। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री या तो -1 हो या 0 हो या फिर 1 हो। तो अगर यही तीन ऑप्शन है तो -1 -1 -1 रखेंगे तब भी स्केलर बोला जा सकता है, 1 1 1 रखेंगे तब भी स्केलर बोला जा सकता है, 0 0 0 लिखेंगे तब भी स्केलर बोला जा सकता है। तो 3 होना चाहिए इसका ऑप्शन। क्या है 10th का आंसर? 3 हो जाएगा। यहां पर या तो -1 -1 -1 आएगा एक टाइप की मैट्रिक्स, या फिर यहाँ 0 0 0 आएगा दूसरे टाइप की, या 1 1 1 आएगा इस टाइप की। पासी तो स्केलर में मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि 3 ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ, ऐसा नहीं है। -1 0 1 लिख दिया तो ये स्केलर थोड़ी ना हुई, ये तो केवल डायगोनल हुई। पासी अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता कि नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस जिसमें आप ईच एंट्री -1 0 1 हो सकती है, फिर क्या आंसर होता? नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस जिसमें हर एक एंट्री -1 0 या 1 हो सकती है। कितने टाइप के अलग अलग डायगोनल मैट्रिसेस हो सकते हैं? ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये क्वेश्चन हो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 साइज की है और उसमें हर एक एंट्री इनमें से ही एक हो सकती है -1 0 1, तब के कितने तरीके के अलग अलग डायगोनल मैट्रिसेस हो सकते हैं? डायगोनल में क्या खास बात है कि डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, डायगोनल छोड़कर बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखती है, जैसे A B C 0 0 0 0 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बाकी सब जीरो होना जरूरी है। तो इस पोजीशन पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 3 ऑप्शंस। इस पोजीशन पे कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शन। इस पोजीशन पे कितने हैं? 3 ऑप्शन। और कहीं पे यहाँ कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 0 आना चाहिए, अदरवाइज डायगोनल कैसे हुआ? 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन। बात सही है? सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे, सब जगहों को फिल करना जरूरी है, नंबर ऑफ वे से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1 × 1 × 1 × 3 × 1 × 1 × 1 × 3, 3 आएगा, 27 है। बात सही? अच्छा, एक सिमिलर क्वेश्चन बताओ कि अगर कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in an upper triangular matrix, upper triangular matrix of order n। सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसको करके देखो। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, याद है अपर ट्रायंगुलर क्या होगा? डायगोनल और डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो हो सकते हैं, पर डायगोनल से नीचे सारे के सारे जीरो होने जरूरी है, इसीलिए अपर ट्रायंगुलर है। जो होना है ऊपर होगा, नीचे की तरफ सब जीरो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सोच के देखो क्या होना चाहिए। थ्री के लिए सोच के देखो, उसी से आइडिया लगेगा आपको n के लिए क्या होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर का मैं एग्जांपल दे देता हूं, जिससे डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। लिख ही लेते, A11 A22 A33, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और बाकी सब जीरो का। 3x3 अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है तो ऊपर वाला ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है, नीचे की तरफ 0 0 होना चाहिए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है कि कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए, कम से कम कब आएंगी?
कि जहां जीरो नहीं हो सकती है वहां जीरो में नहीं लिखूंगा, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आएंगी, जहां जरूरी है केवल वहीं जीरो लिखना है। तो इसका मतलब अगर ये 4/4 होती तो मैं कैसे लिखता, A11, A12, A13, A14, 0, A22, A23, A24, 0, 0, A33, A34, 0, 0, 0, A4। ये पैटर्न चलता। अब देखो अगर n साइज की अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, क्या होल डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये अच्छा, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, ये बोल। देखो और कोई आइडिया, एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर यहां पर 3/3 साइज का मैट्रिक्स था तो यहाँ पे 1 0, यहाँ 2 0, नेक्स्ट लाइन में 3 0 आनी थी, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 ऐसे चलती जाएगी। ये शुरू पहली वाली रो में तो कोई जीरो नहीं, बात सही। अगर ये 4/4 साइज का था तो पहली रो में कोई भी जीरो नहीं थी, नेक्स्ट रो में 1 0, नेक्स्ट में 2 0, नेक्स्ट में 3 0 और यही 3 टर्म्स लिखी गई। जब ये 3/3 साइज की थी फर्स्ट में तो कोई जीरो नहीं थी, नेक्स्ट में 1 0, उससे नेक्स्ट वाली लाइन में 2 0, तो 3/3 साइज की थी तो इतनी जीरोस थी 1 + 2, 4/4 साइज की थी तो इतनी जीरो थी 1 + 2 + 3, अगर 4/4 थी तो ये, 3/3 थी तो ये। अब मुझे पैटर्न दिख सकता है कि अगर n क्रॉस n होगी तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, पहली रो में कुछ नहीं आएगा, दूसरी रो में 1 0, नेक्स्ट रो में 2 0, नेक्स्ट में 3 4 और कहां तक चलता जाएगा। 4/4 था तो 3 था, n/n है तो यहां पर n-1 आएगा, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इन सब जीरोस को काउंट करोगे तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n × n + 1/2, पर ये टोटल कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, 1 2 3 4 से लेके n-1 तक, तो n × n + 1/2 में n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, n की जगह n-1 लिखेंगे तो n-1 n-1 + 1 n डिवाइडेड बाई 2, यही होना चाहिए जो शायद आपने बताया था, n² - n डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर है। बात सही, क्लियर। और बताओ कौन सा डाउट, इसके अलावा कोई डाउट। 15 अच्छा, जिसका ये डाउट नहीं है वो ये ट्राई करो, एक मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तब तक मैं 15 क्वेश्चन देखता हूं। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी, करेक्ट। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या है, डायगोनल पे एलिमेंट्स हो सकते हैं नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। अगर 2/2 स्केलर मैट्रिक्स है तो लेट अस से ऐसा हो सकता है, सेम नंबर यहां पर, दोनों जीरो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो यहाँ पे मैं नॉन जीरो ही रखूंगा, क्योंकि मिनिमम होगा, जहां पर जीरो नहीं होने की जरूरत है वहां पे जीरो नहीं रखेंगे, केवल एसेंशियल जगहों पे रखेंगे जहां जीरो होना जरूरी, तभी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अगर 3/3 होता तो के 0 0 0 0 0 0, ये होता 3/3 टाइप का स्केलर मैट्रिक्स। तो मुझे ये दिख रहा है 2/2 स्केलर मैट्रिक्स में 2 नॉन जीरो है, 3/3 में 3 नॉन जीरो है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 × 2 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से नॉन जीरो कितने हैं, ये 2 है तो -2, बात सही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, 3 × 3 3² माइनस नॉन जीरो कितने हैं, ये 3 है, डायगोनल पे जितने एलिमेंट है। अगर 3/3 है तो डायगोनल पे 3 एलिमेंट मिलेंगे, 2/2 है तो डायगोनल पे 2 मिलेंगे, 4/4 होगा तो डायगोनल पे 4 मिलेंगे, तो 3² - 3। अगर n/n साइज का होगा तो क्या होना चाहिए, के कितनी बार
n टाइम्स के लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा n क्रॉस n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर, और उनमें से जो नॉन जीरो वाले मिलेंगे वो n मिलेंगे, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठी में n रोज होंगी, तो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल वाले एलिमेंट्स अगर हटा दिए तो ये बाकी बचे हुए एलिमेंट्स, बाकी सारे जीरो अगर मैं काउंट करूं तो n स्क्वायर माइनस n होना चाहिए। बात सही, सिमिलर सा पैटर्न। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना कि अगर पूछा जाए तो। उसके बाद है क्लियर है, इसमें कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? 15th क्वेश्चन बोल रहे अज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, हर एक का ऑर्डर लिखा हुआ है। x मैट्रिक्स है 2 क्रॉस n, y मैट्रिक्स है 3 क्रॉस k, z मैट्रिक्स है 2 क्रॉस p, w मैट्रिक्स है n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स है p क्रॉस k, स्मॉल p क्रॉस स्मॉल k। इफ n इज इक्वल टू p, n की वैल्यू अगर p के बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। इसमें बेसिक एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या मतलब, ऑब्जर्वेशन लगेगी कि अगर मैं x मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या उसका ऑर्डर चेंज होगा? नहीं, एलिमेंट्स जहां पर रखे हैं वहीं रखे रहेंगे, बस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो x का ऑर्डर है वही 7x का ऑर्डर है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, जो z का ऑर्डर है वही है 5 टाइम्स z का ऑर्डर, ये है 2 क्रॉस p, ये लिखा हो। पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ऑर्डर मैच करना जरूरी है ताकि आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिखाई दे, सेम लोकेशन पे कोई ना कोई एलिमेंट्स दिखाई दे। तो ये जो 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p है, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर होने चाहिए। सेम ऑर्डर होने का मतलब है कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए, गिवन है, तो अपना आंसर होना चाहिए 2 क्रॉस n लिखो या 2 क्रॉस p, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि n की वैल्यू p के बराबर है, तो चाहे 2 क्रॉस n बोलो उसे, चाहे 2 क्रॉस p बोलो उसे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर दिया हो तो वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन है 2 क्रॉस n दिया हुआ है, 2 क्रॉस p कहीं नहीं दिया हुआ। बात सही, p क्रॉस 2 और 2 क्रॉस p अलग अलग चीजें हैं, अगर सिमिलर दिखें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 क्रॉस p और p क्रॉस 2 सेम नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑफ रोज दिखाता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। बात सही। अच्छा ये बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता कि x इंटू जेड प्लस 2 टाइम्स p, एक बार मुझे चेक करने दो, मैं ठीक सोच रहा हूं कि हाँ, x इंटू जेड प्लस 2p, अगर ये डिफाइंड है तो कंडीशन बताओ कि क्या कंडीशन रहेगी इस ऑर्डर के ऊपर, 2 क्रॉस n की वैल्यू, p की वैल्यू, k की वैल्यू के ऊपर क्या कंडीशन रहेगी अगर x इंटू p, x इंटू जेड प्लस 2p डिफाइंड है। क्वेश्चन समझ में आया? x मैट्रिक्स को z मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2p को ऐड किया गया, और ये बोल रहा है कि अगर ये चीज डिफाइंड, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं n p p k की वैल्यू है, उनके ऊपर क्या स्पेशल कंडीशन आ जाएगी अगर ये डिफाइंड होना है? n p और k तीनों 2, n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। और कोई आंसर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल और लगेगा कि x और z का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा। अगर x और z मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो जो रिजल्टेंट है उसका क्या ऑर्डर होगा। अगर उस रिजल्टेंट को आप 2p में ऐड कर रहे हो तो इसका और x इंटू z का ऑर्डर मैच करना चाहिए। यही बेसिक रूल्स है। देखो x है अपना 2 क्रॉस n, इस मैट्रिक्स को आपने z मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, z है 2 क्रॉस p, तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो x इंटू जेड भी डिफाइंड है। x इंटू जेड कब डिफाइंड होगा? जब अंदर वाले दोनों नंबर्स मैच करेंगे। बात सही है?
अंदर वाले दोनों नंबर्स मैच करेंगे तभी आप x इंटू जेड कर सकते हो कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच करेंगे, तभी एक रो में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट एक कॉलम में मिलेंगे, तभी पहले एलिमेंट से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो अगर x इंटू जेड डिफाइंड है तो n की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए, तो पक्का है, तभी x इंटू जेड डिफाइंड है। अगर आप इसमें 2p ऐड कर रहे हो तो जो ऑर्डर p का है वही ऑर्डर 2p का रहेगा। p का ऑर्डर है p क्रॉस k, ये p क्रॉस k 2p का ऑर्डर है। अब आपको चेक करना है x इंटू जेड का ऑर्डर क्या बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर मिलेगा। x इंटू जेड को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये डिफाइंड हो गया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस p, जो बचे हुए दो नंबर 2 क्रॉस p, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 कैपिटल P, p क्रॉस k। अगर ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर भी मैच करने चाहिए, तो इसका मतलब p क्रॉस k और 2 क्रॉस p अगर सेम बात है तो p की वैल्यू 2 और p की वैल्यू k के बराबर होनी चाहिए। p इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज भी मैच करें, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैच करें, p इज इक्वल टू k। तो यहां से देख सकते हो n की वैल्यू भी 2, p की वैल्यू भी 2, p और k बराबर है तो k की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, तो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। बात सही समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं इस बेसिस पे कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो अंदर वाले दोनों नंबर मैच करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है बाहर वाले दोनों नंबर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाएंगे। अगर दो मैट्रिक्स साइड सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं तो उनका ऑर्डर मैच करना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम ऑर्डर रहेगा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट का ऑर्डर लिखने का ये तरीका। क्लियर है? और बताओ और कोई डाउट हो? 14 कि z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसी आती ना, अगर ये p इक्वल टू 2 नहीं आता और मेरा आंसर होता लेट अस से n इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू k, तो ये बोलता कि n की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए, p और k इक्वल होने चाहिए, पर कुछ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। बात से तो ये कहने का कौन सा बताया था आपने? 14th क्वेश्चन था कि इफ A मैट्रिक्स इज AB, B मैट्रिक्स इज माइनस B माइनस A, C मैट्रिक्स इज A माइनस A, इसको हमने करेक्ट करवाया था, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखवाया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? AC BC की वैल्यू A इज इक्वल टू माइनस B, CA इज इक्वल टू CB, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। AC और BC अगर A और C का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक रो है, एक कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो AC मैट्रिक्स बनेगा पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, ऐड करके लिख देना A इंटू A स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से माइनस AB, ये लिख देना। और ये कहां लिखा जाएगा? जिस भी रो जिस भी कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट बनेगा। अगर एक रो दो कॉलम होते तो नेक्स्ट वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी आ जाता, पर यहां पे नहीं आएगा। AC की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस AB, एक ही एलिमेंट रखा है इसमें। BC की वैल्यू, B को C से मल्टीप्लाई किया है, ऑर्डर ध्यान रखना, पहले B है फिर C है, B का रो C का कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो रो 1 कॉलम 1 से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, एक ही एलिमेंट बने। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से माइनस AB, सेकंड एलिमेंट सेकंड से माइनस A इंटू माइनस A प्लस A स्क्वायर, एक ही एलिमेंट बनेगा, ये बन जाएगा। AC लिखा हुआ A स्क्वायर माइनस AB, ये लिखा है माइनस AB प्लस A स्क्वायर। क्या इसको उल्टा करके लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यूज तो रियल वैल्यूज है। तो A स्क्वायर माइनस AB और A स्क्वायर माइनस AB सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब AC शुड बी इक्वल टू BC। तो ये ऑप्शन तो सही होने, A और D, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, हाँ ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए। दो ऑप्शन करेक्ट है। क्या मैंने इनकरेक्ट किया हुआ? क्या मार्क किया आपने? करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, जिसका मार्क किया हुआ है उसको एक बार करेक्ट कर ले, ठीक, करेक्ट रहेगा ए बी और डी बी। और बताओ और कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? 16
ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 -3 और बोला है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² - 4x + 5 ये दिया हुआ। बोला है एफ ऑफ ए क्या होगा, ये अपनी क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में नहीं लिखा ये वाला क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन है, बातें कर रहा था उस वक्त मैं सक्षम के साथ। अच्छा आपका सही है एफ, अच्छा आंसर में डाउट है वैसे, ठीक। एफ ऑफ ए निकालना है, अगर आप वेरिएबल की जगह एक मैट्रिक्स को रखना चाहते हो तो रूल क्या है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां वो मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दो। अगर कहीं पे कांस्टेंट बचता है तो उसे कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, कहीं पे जीरो है तो उसे जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो, बात सही। तो ये बनेगा 2 टाइम्स a² - 4 टाइम्स a + 5, कांस्टेंट है तो इसमें मैट्रिक्स बनाने के लिए इसे 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो a² क्या बन रहा है 1 2 4 -3 1 2 4 -3, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 + 8 9 2 - 6 -4 4 - 12 -8 8 + 9 17, ये बना a²। एक बार चेक करते जाओ यही बना था कि नहीं, a² करेक्ट था। 4 टाइम्स a क्या बनेगा 4 टाइम्स a बनेगा, a के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई 4 8 16 -12 ये 4 टाइम्स a। 5 टाइम्स i क्या बनेगा 5 टाइम्स i बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 टाइम्स i बनेगा, बात सही। तो हमें 2 टाइम्स a² लिखना है, 2 टाइम्स a² बनेगा, a² को 2 से मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 16 34, ये हुआ 2 टाइम्स a² - 4 टाइम्स a 4 8 16 -12 प्लस 5 टाइम्स i, 5 टाइम्स i इज 5005। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते चलो, 18 - 4 + 5, 18 + 1 19 बनेगा, है कोई पहला एलिमेंट 19, 3 में ऑप्शन है तो 19। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा -8 + 0 -8 - 16। तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा -16 + 0 -32। सेम लोकेशन वाले एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चलना, -32 34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 34 + 12 + 5, 34 + 12 + 5 कितना हुआ 51। ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये अपना रिजल्ट होना चाहिए। 19 - 16 - 32 51, डी ऑप्शन है। ये कैलकुलेशन इजी है पर ये मिस्टेक करना, ध्यान से क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि इसमें डिफिकल्टी कम है, बट बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। और कोई 19th बोला a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2 - 1, b मैट्रिक्स दिया हुआ है a1 b - 1, a और b मैट्रिक्स दिया है और बोला है a + b का होल स्क्वायर a² + b² के इक्वल। a + b का होल स्क्वायर होता क्या है a + b × a + b। मल्टीप्लाई अगर करेंगे, बस ये ध्यान रखना ऑर्डर चेंज नहीं करना, जो मैट्रिक्स पहले आ रही है वो पहले, जो बाद में आ रही है बाद में। a × a a², a × b ab, b × a ba, b × b b², ये होना चाहिए इसकी वैल्यू। और ये बोल रही है a + b का होल स्क्वायर a² + b² के इक्वल। केवल मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ए बी को बी ए नहीं लिखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो क्या करें अब, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजीली कर सकते हैं, ये जो +a² है इधर आएगा -a² बन जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं। +b² है इधर आएगा -b² बन जाएगा, a² में से a² मैट्रिक्स जाएगा 0 मैट्रिक्स, b² में से b² मैट्रिक्स जाएगा 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स + 0 मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स ही बना रहेगा, ये लिखा हुआ AB + BA should be equal to 0। या फिर आप लिख सकते हो इधर की तरफ लेके आओगे AB is equal to -BA, ये लिखा हो। तो आपको ये कंडीशन यूज करनी है कि A और B दिया हुआ है,
आपको ए बी मैट्रिक्स बनानी है, बी ए मैट्रिक्स बनाना है, बी ए को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच करना है। ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 -1 2 -1 A1 B -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A माइनस B। इसमें देखो कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? करेक्ट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से A, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस B। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 1 2, क्लियर है। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2A से -1 B से 2A माइनस B। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 से -+ +1, तो ये बना 2 + 1 3 बन जाएगा। बात सही। ये बना हमारा ए बी। इसी तरीके से बी ए लिख लो। बी ए वैल्यू बनेगी b × A1 B -1, ये है b और ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1, ये मैट्रिक्स। बी ए मैट्रिक्स उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -a -1, ये लिखा जा सकता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -b + 1, ये बन गया। ये है बी ए, पर हमें लिखना है -ba। ए बी = -ba करना है, तो अगर -ba लिखना हो तो -ba हो जाएगा -1 टाइम्स दिस, -1 टाइम्स दिस। -1 का मतलब है अंदर नेगेटिव साइन प्लस नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये हो गया -ba की वैल्यू। अब क्या बोल रही है? ए बी और -ba बराबर मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो सेम लोकेशन पे एलिमेंट्स, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच कर दो, काम बन जाना चाहिए। a - b की जगह क्या लिखा हुआ है इधर? -a -2, ये लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे। 2 की जगह क्या लिखा हुआ है? a + 1। 2a - b की जगह क्या लिखा हुआ है? -b + 2। 3 की जगह क्या लिखा हुआ है? b -1। यहां से वैल्यू निकाल के देखो a की और b की। यहां से दिख रहा है b की वैल्यू होनी चाहिए 4, यहां से दिख रहा है a की वैल्यू होनी चाहिए 1, पर आपको इन दोनों को भी चेक करना है। अगर ये दोनों वैल्यूज इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज को नहीं मान सकते, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच नहीं करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 रख के देखो। 1 - 4 -1 -2 -3 = -3 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। 2a - b, 2a is 2 -b 4 -b -4 + 2, 2 - 4 = -4 + 2, ये भी -2 = -2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर जा रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो यही आंसर। क्लियर है? सिंपल। देखो कोई डाउट होता चले आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों को स्पेशली दिक्कत देती हैं, जो 10th क्लास में या 11th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम से जिनकी प्रॉब्लम रहती है कि जो लिखा हुआ है उसको मैथमेटिक्स की टर्म्स में कैसे लिखा जाए, तो आमतौर पर उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। लॉजिक इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, पर जो बात लिखी हो उसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, केवल वही सारा खेल है वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम अगर हमें करनी है तो हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है और मैट्रिक्स को हम यूज कहां पर कर रहे हैं। सबसे पहला, मैट्रिक्स का यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा को रिप्रेजेंट करने के, कि वो मुझे वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम बताएगा और उस प्रॉब्लम को मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं तो लेट अस से चहक के पास 5 बुक्स एंड 3 नोटबुक्स। लेट अस से यशवर्धन के पास 10 बुक्स 1 नोटबुक। ये इंफॉर्मेशन है, बात सही। चेक के पास ये बुक्स नोटबुक्स हैं, यश के पास ये बुक्स और ये नोटबुक्स हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं और उसमें डेटा है 5 बुक 3 नोटबुक 10 बुक 1 नोटबुक। जैसे टेबल बनाई जाती है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल तरीका है
कि मैं लिख लेता हूं 5 बुक्स हैं और इसके पास 10 बुक्स हैं, दूसरे इंसान के पास 3 नोटबुक्स 1 नोटबुक है। ये मैंने क्या लिखा है, बुक्स, तो ये तो हो जाएगा बुक्स का कॉलम, ये हो जाएगा नोटबुक्स का कॉलम। और ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, चेक के लिए, 5 बुक्स 3 नोटबुक्स। तो ये जो रो है वो चेक की किताबों को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाला जो रो है 10 बुक्स 1 नोटबुक, ये लेट अस से यशवर्धन की जो नोटबुक्स है उसको रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है चेक बुक्स नोटबुक्स। यश के पास 10 बुक और 1 नोटबुक है, तो यश के पास 10 बुक्स और 1 नोटबुक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात सही। ये पहला तरीका है जिसमें हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं। दूसरा, मैट्रिक्स को यूज किया जाता है कि अगर यूनिट्स को चेंज करना हो, कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है और आपको उसकी यूनिट्स चेंज करनी है। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि उसके पास 5 बुक्स 3 नोटबुक्स नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया। इसके पास 5 डजन बुक्स और 3 डजन नोटबुक्स है, दर्जन में है ये। यशवर्धन के पास 10 दर्जन बुक्स और 1 दर्जन नोटबुक्स है। अगर ये करना हो, अब मुझे एकदम से इंफॉर्मेशन चेंज करनी है कि पहले तो 5 बुक्स थी, अब मुझे इसे बोलना 5 डजन नोटबुक्स है। 3 नोटबुक पहले लिखा था, अब मुझे चेंज करना है कि 3 डजन नोटबुक्स है। 10 बुक्स थी, अब मुझे बोलना है 10 डजन नोटबुक्स है। 1 नोटबुक थी, अब मुझे बोलना है 1 डजन नोटबुक्स है। तो इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी एंट्रीज को करेक्ट करता चलूं। इसको लिखूं 5 × 12 इतनी बुक्स होगी, 3 × 12 इतनी नोटबुक्स होगी, 10 × 12 इतनी बुक्स होगी, 1 × 12 इतनी नोटबुक्स होगी। एक तरीका तो ये। पर मैट्रिक्स में हमें एक एडवांटेज है कि अगर आपको सब एलिमेंट्स को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटर तरीका क्या है, पूरे मैट्रिक्स को ही 12 से मल्टीप्लाई कर दो। बात सही। ये सब सिंगल सिंगल लिखा हुआ था, अगर सबको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो अगर मुझे यूनिट को चेंज करना हो, सिंगल से लेट अस से डजन में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 टाइम्स 5 3 10 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज ऐसे किया जाता है, अगर आपको हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ गई तो आप उस नंबर को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। उसका मीनिंग यही माना जाएगा कि हर एक एलिमेंट को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशन ये है। मैट्रिक्स को यूज ही तब किया जाता है जब बहुत सारे डेटा को एक साथ हैंडल करना हो, कि मुझे इन सब वैल्यूज में एक साथ चेंज करना है, इस सब वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, इस सब वैल्यूज को एक साथ ऐड करना है, वहीं पे मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। अगर सिंगल करना हो तो उसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई थी कि एक एंट्री को चेंज करना अलग बात है, पर अगर सबको एक साथ करना हो, जैसे 40 एंट्री हो, 40 कॉलम्स 40 रोज हो, एक साथ करना हो तो 40 के लिए कितना टाइम लग जाएगा, पर सीधा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, उसमें डजन आप लिखोगे तो फिर ये आपको पता नहीं चलेगा। 5 3 10 1 आप जहां भी मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। पर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में चाहिए नंबर ऑफ बुक्स तो फिर आपको 12 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि बुक्स इन डजन 5 3, पर जो आंसर आएगा आपका वो डजन को मल्टीप्लाई करके आएगा, उसमें 12 मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखाई देगी। कर सकते हो, पर आपको अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ज्यादा बेटर तरीका है, या फिर यहाँ 5 × 12 लिखो, वो थोड़ा सा लंबा तरीका। क्लियर? नहीं, नेगेटिव लिखा हुआ क्या मैंने? नोटबुक नेगेटिव नहीं हो सकती। नई नोटबुक फाड़ दो तो नेगेटिव हो ही जाएंगी। क्या ही थी, यूज ही नहीं हुई, लॉस ही है 3 नोटबुक्स का। समझ में आया? या फिर आपको परसेंटेज लगाना हो, जैसे हमें होता है कि इन सब वैल्यूज का मुझे 10% निकालना है। सोच के देखो, 5 3 10 1 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबको 10/100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबको 1/1 10/100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मैं 10/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सारी वैल्यूज 10/100 हो जाएंगी, 10% वैल्यू पे आ जाएंगी। तो ऐसी चीज करनी हो जिसमें आपको हर एक आइटम को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो आप सीधा मैट्रिक्स के बाहर उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज है यहां पे किया जा सकता है। बात सही। पहला, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दूसरा, अगर सारी वैल्यूज में, सारी एंट्रीज में कुछ चेंज करना है एक साथ, तो सब में अगर एक साथ चेंज करना है तो पूरी मैट्रिक्स के साथ चेंज कर दो, वो ऑटोमेटिकली अंदर वाली एंट्रीज के साथ चेंज हो जाए। बात सही। क्लियर?
थर्ड यूज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अब तक हमने यहीं तक सीखा है। थर्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज क्या होता है कि हमें पता है दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं और एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। रो वाला एलिमेंट इंटू कॉलम वाला एलिमेंट, रो वाला एलिमेंट इंटू कॉलम वाला एलिमेंट, रो वाला एलिमेंट इंटू कॉलम वाला एलिमेंट, और सबको ऐड कर देते हैं, पहले पहले, दूसरे दूसरे और तीसरे तीसरे। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो कि लेट अस से मंथन हैज 5 books, 2 notebooks and 3 pens। ये लिखा हुआ है बात से। इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार करके देखो जो हमने वहां पे किया था। कैसा मैट्रिक्स बनेगा? हाँ, क्योंकि पहली इसको रो भी बना सकते हो, कॉलम भी बना सकते हो। पहली मैट्रिक्स को आमतौर पर रो में लिखा जाता है, अदरवाइज कॉलम में भी दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा सा ऑड दिखेगा। प्रॉब्लम कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथन बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन्स। इसके पास 5 बुक्स है, 2 नोटबुक्स है, 3 पेन्स है। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जैसे हम लीनियर इक्वेशंस में करते थे कि दिस प्लस दिस इसके इक्वल है, तो ये मंथन की बुक्स, नोटबुक्स और पेन लिखा हुआ है। अगर ये बताया जाए द प्राइस ऑफ बुक, नोटबुक, प्राइस ऑफ ईच बुक, ईच नोटबुक एंड पेन is, let us say 10, 7 and 1 rupee respectively. Find total cost of stationery। ये क्वेश्चन दिया कि मंथन के पास 5 बुक, 2 नोटबुक, 3 पेन है। हर एक बुक, नोटबुक, पेन का प्राइस ये दिया हुआ है 10, 7, 1, और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी निकालना है कि ये जितनी भी चीजें हैं उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। उसको हम कैसे यूज करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मुझे ये पता है पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, और अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना है, 5 बुक्स को बुक्स की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 2 नोटबुक्स को नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 3 पेन्स को पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। अगर सारी की सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। बात सही? 5 बुक्स को बुक्स के प्राइस से, नोटबुक्स को नोटबुक्स के प्राइस से, और पेन को पेन के प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये पहला रो रखा हुआ है तो दूसरे में मुझे रखना चाहिए कॉलम। क्यों? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। जो पहला एलिमेंट है बुक्स है, तो पहला एलिमेंट क्या रखना चाहिए मुझे, बुक्स का प्राइस, बुक प्राइस। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट क्या रखना चाहिए, नोटबुक का प्राइस। तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, पेन का प्राइस। ये बनना चाहिए। अगर बुक का प्राइस है 10, नोटबुक का प्राइस है 7 और पेन का प्राइस है 1, तो मुझे ये पता है अगर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 5 टाइम्स बुक इंटू बुक का प्राइस प्लस नोटबुक इंटू नोटबुक का प्राइस प्लस पेन इंटू पेन का प्राइस। मुझे टोटल स्टेशनरी की कॉस्ट मिल जाएगी कि बुक प्लस नोटबुक प्लस पेन की टोटल कॉस्ट कितनी बनी। बात सही? इस तरीके से मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं 5, 2, 3, दूसरी मैट्रिक्स है 10, 7, 1, जो रिजल्टेंट बनेगा 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1। ये रिजल्टेंट बनेगा। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट बनेगा, और ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी कॉस्ट ऑफ मंथ। बात सही? ये क्या थे, सारे के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए थे, ये उन आइटम्स का प्राइस दिया हुआ था। आइटम्स को अगर रो में रखा है तो आइटम्स के प्राइस को हमें कॉलम में रखना चाहिए,
आइटम्स के प्राइस को रो में लिखा है तो आइटम्स के नंबर को कॉलम में रखना चाहिए, एक को रो में एक को कॉलम में, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होना है। अगर यहाँ बुक्स है तो बुक्स का प्राइस पहला होना चाहिए, अगर यहाँ पे नोटबुक्स है तो नोटबुक का प्राइस दूसरा होना चाहिए, अगर थर्ड आइटम पेन्स है तो पेन का प्राइस थर्ड आइटम होना चाहिए। ऊपर नीचे नहीं करना है, वरना नोटबुक पेन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बुक नोटबुक से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इशू आएगा। तो जिस ऑर्डर में इनको रखा हुआ है उसी ऑर्डर में प्राइसेस को लिखो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को तो सीधा सीधा आपको सीधा मल्टीप्लाई होके मिलेगा। बात सही। इसका यूज क्या किया जाता है कि ये करने की क्या जरूरत है, तो मुझे सीधा ही दिख रहा था। टोटल कॉस्ट निकालने का तो यही तरीका होता है, 5 बुक्स इंटू बुक का प्राइस, 2 नोटबुक इंटू नोटबुक का प्राइस, 3 पेन्स इंटू पेन्स का प्राइस। ये यूज किया जाता है जब आप कंप्यूटर्स में, जैसे आप रिलायंस स्टोर में जाते हो तो वहां पे अलग अलग आइटम्स होते हैं, तो वहां पे आप केवल एंट्री चेंज करते हो कि भाई आज इसका प्राइस चेंज हो गया, 7 की जगह 6 कर दो। आज जो डिलीवरी आई है उसमें 3 पेन नहीं है हमारे स्टोर में, लेट अस से 5 पेन्स है, तो जो वर्कर होगा वो केवल यहाँ पे एंट्रीज चेंज करेगा और टोटल कॉस्ट कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट करके बताता रहेगा। हर बार आपको मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा कि मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं, दोबारा से मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं। आपको बस टेबल में चेंज करना है कि कितने आइटम्स आए हैं, प्राइस में चेंज करना है, वो कंप्यूटर खुद ही आपके डेटाबेस में रखता रहेगा कि भाई कितना टोटल कॉस्ट इसका हो गया, कितना टोटल कॉस्ट इसका हो गया, कितना टोटल कॉस्ट इसका हो गया। बात समझ में आया? तो वर्ड प्रॉब्लम्स में 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अब तक हम कर सकते हैं, क्योंकि यही ऑपरेशन हमने सीखे हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन, अगर डेटा दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहां पर था, एक स्टूडेंट है उसके पास इतनी बुक्स नोटबुक्स है, दूसरा स्टूडेंट है इतनी बुक्स नोटबुक्स है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्टूडेंट और उसके पास बुक्स नोटबुक्स कितनी है और ये मैट्रिक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। उल्टा भी कर सकते हो, यहां बुक्स नोटबुक्स, यहां पर स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो, पर क्योंकि आपने यहां पर देखा, हम उसी तरीके से लिखेंगे जो हमें फायदा देगा, जो हमें निकालने में हेल्प करेगा। अगर मैं मंथन ऊपर लिखता और इधर से बुक्स वो करता तो पहला कॉलम बनता मेरा, दूसरा रो बनता, बिना बात मुझे प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से मैं उसी प्रकार से लिखूंगा कि अगर मुझे स्टूडेंट का नाम है तो इधर रखूंगा और उसके पास जो जो आइटम्स है उसको कॉलम्स में लिखता जाऊंगा। जो पहला कॉलम है वो पहली रो के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जो पहला आइटम होगा उसका प्राइस सबसे ऊपर, जो दूसरा आइटम होगा उसका प्राइस दूसरे नंबर पे, जो तीसरा आइटम होगा उसका प्राइस तीसरे नंबर पे। जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट बताता चलेगा। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन करके देखो, उससे थोड़ा और आइडिया आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करके, 3 shopkeepers A, B, C go to a store to buy stationery. A purchases 12 dozen notebooks, 5 dozen pens, 6 dozen pencils. B purchases this, C purchases this. हर एक का कॉस्ट दिया हुआ है। यूज द मैट्रिक्स टू कैलकुलेट इंडिविजुअल बिल्स। पहले जो A, B, C है उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। पहली रो ए के लिए, दूसरी रो बी के लिए, तीसरी रो सी के लिए। पहला आइटम नोटबुक, दूसरा आइटम पेन और तीसरा आइटम पेंसिल। हाँ, इंडिविजुअल बिल निकालना, ए का बिल कितना बनेगा, बी का कितना बनेगा, सी का कितना बनेगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में एक बार लिख के देखो। ए के पास कितने हैं, 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन, 6 डजन पेंसिल्स। मुझे पता है यूनिट डजन में चल रही है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूंगा, सब कुछ अगर डजन में है तो पूरी मैट्रिक्स को ही 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 10 डजन नोटबुक्स, 6 डजन पेन, 7 डजन पेंसिल, 11 डजन नोटबुक, 13 डजन पेन्स, 8 डजन पेंसिल। इस इंफॉर्मेशन को ऐसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है? एबीसी, उनके पास जो आइटम्स हैं, हर एक आइटम डजन के हिसाब से है, तो उसकी यूनिट डजन में है, तो मैंने सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे आइटम 12 से मल्टीप्लाई होंगे। पहली चीज। दूसरा, जब भी मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी।
तो अगर मुझे नोटबुक्स को नोटबुक के प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो दूसरा मैट्रिक्स मैं लिखूंगा, यहां पे नोटबुक का प्राइस होना चाहिए, दूसरा आइटम पेन का प्राइस होना चाहिए और तीसरा आइटम पेंसिल का प्राइस होना चाहिए। ये नोट करो, ये सही लिखा है कि नहीं? बात सही। ताकि फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो तो नोटबुक के प्राइस से मल्टीप्लाई हो, पेन के प्राइस से और पेंसिल के प्राइस से। क्या क्या प्राइस दिया हुआ है? नोटबुक है 40 पैसे, पेन है 1.25 रुपीज, सेम यूनिट बनाने के लिए 125 पैसा, और पेंसिल कॉस्ट 35 पैसा, पेंसिल का कॉस्ट है 35 पैसा। बात सही। ये सब कुछ पैसे में लिखा हुआ है, ये आइटम्स हैं और 12 से मल्टीप्लाई है तो हर आइटम 12 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या मिलता है। ये बनेगा 12 टाइम्स 12 तो बाहर ही रहेगा, 12 टाइम्स ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगा? ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 12 को बाद में करता रहूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 टाइम्स 40 प्लस 5 टाइम्स 125 प्लस 6 टाइम्स 35। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो मतलब ए के जितने भी आइटम्स थे उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का प्राइस आएगा टोटल। बात सही है। ये प्राइस ऑफ ए आएगा, ए का बिल, ए बिल। अगर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10 टाइम्स 40 प्लस 6 टाइम्स 125 प्लस 7 टाइम्स 35। ये किसका बिल बनेगा? बी का बिल। अगर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 टाइम्स 40 प्लस 13 टाइम्स 125 प्लस 8 टाइम्स 35। ये बिल बनेगा सी का बिल। 12 पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल बिल बनेगा 12 टाइम्स। अगर इसको सम करके रखोगे तो ये वैल्यूज आप देख लो क्या क्या लिखी हुई, तो ये टोटल प्राइस आ जाएगा। ये ए का बिल, ये बी का बिल और ये सी का बिल। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम्स पहला एलिमेंट, 12 टाइम्स दूसरा एलिमेंट, 12 टाइम्स तीसरा एलिमेंट, तो ए का बिल, बी का बिल और सी का बिल एक साथ आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर? मैट्रिक्स का यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा सीखा हमने, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है कि अगर सब में एक साथ चेंज करना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो। पर्टिकुलर आइटम्स को उन्हीं के टाइप से मल्टीप्लाई करना है, जैसे नोटबुक को नोटबुक के प्राइस से, पेन को पेन के प्राइस से, तो आप एक को रो में रखो और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको कॉलम में रखो। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते चलेंगे और उनको सम करके लिखा जाएगा तो आपके पास पहले का सम आ जाएगा, दूसरे आइटम्स का सम आ जाएगा, तीसरे आइटम का टोटल बिल आ जाएगा, पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। बात सही? ये क्वेश्चन करके देखो। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपए हैं जिन्हें 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पे करता है, सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पे करता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग द 2 बॉन्ड्स इफ द फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 18,000 रुपीज। एक बार सोच के देखो ये क्या बोल रहा है। 30,000 रुपीज को 2 भागों में डिवाइड करना है, एक भाग जाएगा उस परसेंटेज इंटरेस्ट देगा, दूसरा भाग होगा वो दूसरा परसेंटेज इंटरेस्ट देगा। कितना? 5% और 7%। तो बोल रहे टोटल इंटरेस्ट अगर मुझे 1800 रुपए चाहिए हो तो कितना कितना मुझे उसे डिवाइड करना चाहिए, ये क्वेश्चन। मैट्रिक्स में इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
पहले सीधा लीनियर इक्वेशन में लिख के देखो और फिर देखो कि मुझे मैट्रिक्स क्या क्या बनानी चाहिए। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। एक ही बार का एनुअल इंटरेस्ट है तो एक ही बार का इंटरेस्ट चाहिए। दो टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं कि एक बॉन्ड में तो x रुपीस और दूसरे में 30,000 माइनस x रुपीस, यही होगा। ये हो गया ए इन्वेस्टमेंट, क्या बोला इसने, बॉन्ड, ए टाइप का बॉन्ड, ये दूसरे टाइप का बॉन्ड। पहला बॉन्ड 5%, इसका 5% मिलेगा उसे इंटरेस्ट। दूसरा बॉन्ड 7%, इसका 7% मिलेगा। मतलब जब इंटरेस्ट मिलेगा आपको x का तो 5% वैल्यू मिलेगी और इसकी 7% वैल्यू मिलेगी, वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और उसे क्या चाहिए, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है। द फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट, ये जो टोटल 30,000 था इसका जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का जो सम होगा वो 1800 रुपए होना चाहिए पहले केस में। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर ये फंड है, ये ए ये बी, ए और बी फंड को 5% और 7% पे मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5% से, 5/100, और दूसरे को 7% से, 7/100। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 5/100, x का 5% मिलेगा, 30,000 माइनस x इंटू 7/100, इसका मुझे 7% मिलेगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और दोनों को ऐड करके बताएगा। जितना इसका 5% प्लस जितना इसका 7% वो टोटल कर देगा। वो टोटल क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट जितना मिला है पहले और दूसरे फंड को मिला के। तो इसका मतलब मुझे यही करना है। ये है फंड ए, ये है फंड बी, ये है उसका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ ए, इंटरेस्ट रेट ऑफ ए, ये है इंटरेस्ट रेट ऑफ बी। एक ही फंड है तो ये जो 30,000 का फंड है उसे x और 30,000 माइनस x में डाला हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और जो सम होगा इन दोनों का वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 18,000 सम होना चाहिए, ये सॉरी 1800 होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए टोटल इंटरेस्ट। बात समझ में आई कैसे किया, कि मुझे ये पता था 30,000 को दो हिस्सों में तोड़ना है, एक हिस्सा जाएगा 5% पे, दूसरा हिस्सा जाएगा 7% पे। एक हिस्से को मल्टीप्लाई करना है 5/100 से, दूसरे हिस्से को मल्टीप्लाई करना है 7/100 से। इसको अगर 5/100 से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट है तो पहले पे 5/100 लिख देता हूं, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 7/100 से तो दूसरा एलिमेंट 7/100 लिख देता हूं। इसको रो में कॉलम में इसलिए किया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दोनों का सम हो जाएगा। तो ए से मुझे जितना इंटरेस्ट मिला और बी से जितना इंटरेस्ट मिला, दोनों का सम चाहिए, तो ये टोटल सम हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ए से और बी से मिला के। और यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकाल, तो अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, दिस शुड बी इक्वल टू 1800। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 5x/100 प्लस 7 टाइम्स 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। यहां से x के लिए सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कैसे करना।